अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने अपने बजट के बुनियादी बयानिए को बढ़ाते हुए यही कहा कि इस बार फिर अवलीन तरजीह दी जाएगी ग्रोथ को, लेकिन चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में माशरे के तमाम तबकों को उस ग्रोथ से फ़ायदा हो और कि शराय नमू को भी बरकरार रखा जाए, बल्कि उसमें भी इजाफ़ा किया जाए। अब साथ में बाकी भी वफाकी वज़रा का यही कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जैसा भी बयानिया हो और जैसी भी तनकीद, जो सारी तवज्जो दी गई है वो इसी पर है कि आम आदमी की मुश्किलात में आसानी की जाए। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडरान का कहना है कि ना सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी में भरपूर इजाफ़ा देखने को मिला, अभी भी वो पूरी तौर पर कार्रवाई करेंगे कि ये बजट कौमी असम्बली के ऐवानों के ज़रिए कामयाब ना हो पाए। ज़रा सुन लेते हैं सबसे पहले शौकत तरीन साहब इसी बजट के मुतालिक क्या कुछ फरमाया। बेसिक पॉइंट्स या जो एक ग्रोथ बजट है, इस हुकूमत का एक अज़्म कि गरीब आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें पॉलिटिक्स से कोई इस तरीके, क्योंकि गरीब के साथ हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। अभी हमारा चैलेंज है कि हमने ये ग्रोथ जो है इंक्लूसिव कर दी, क्योंकि निचले वाले को भी हम अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्लूसिव है। ऊपर वाले जो है वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके लिए उसकी इनकम्स बढ़ती, तो इंक्लूसिव कर दी, जो हमने कहा था सबके लिए होनी चाहिए। और ग्रोथ है क्योंकि इस बजट में आपने देखा कि हमने पीएसडीपी भी बढ़ाया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह सबको हमने मरा है, तो ग्रोथ तो होगी। तो इंक्लूसिव भी है, ग्रोथ भी है। अब इसको हमने सस्टेनेबल करना है। तीनों चीजों पे कुछ नहीं, 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे एसएमएस वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। अब ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में यही तनकीद होती है कि अगर आप सबसे अमीर तबके को फ़ायदा पहुंचाएं तो जिस तरह ट्रिकल डाउन एक्सप्रेशन है, कतरा कतरा दरिया, उसी तरह गरीब तबके को भी किसी तरह से फ़ायदा पहुंच जाएगा। लेकिन शौकत तरीन साहब ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि हम एक इंक्लूसिव इक़्तिसादी पॉलिसी चाहते हैं, एक वसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहते हैं जिससे गरीब तबके को भी फ़ायदा हो। शिराजी साहब, सबसे पहले तो इस नुक्ते पर सर, जो बीच में अफवाहें थीं कि आप शायद इंटरनेट को टैक्स करने को जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कॉल्स को, एसएमएस को, उसमें भी आप टैक्स बढ़ाना चाहेंगे, उस पर शौकत तरीन साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि टैक्स में इजाफा नहीं होगा। अब जो ये प्रो ग्रोथ बजट की बात की जा रही है सर, क्या पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दौर में भी हमने इसी तरह स्पेंडिंग में इजाफा, मनसूबाबंदी और डेवलपमेंट में उसके अखराजात में इजाफा नहीं देखा था? क्या ये साइकिल हम एक बार फिर रिपीट नहीं कर रहे? मेरा ख़्याल है अगर देखा जाए तो मुश्किल हालात में, क्योंकि माशी मारीन से 2-3 दिनों से तो हम भी इस मामले को डिबेट कर रहे हैं अपने शोज़ के अंदर। जी हाँ, तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना है, और जिस तरह कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, पाकिस्तान भी इससे बाहर नहीं रहा। तो मेरा ख़्याल में यही था कि जब बजट बन रहा था या कहा जा रहा था कि अनाउंसमेंट होगी, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल बजट होगा और हुकूमत मुख्तलिफ़ एरियाज़ को कैसे हैंडल करेगी, कैसे टैकल करेगी, ज़ाहिर सी बात है यही बात बार बार की जा रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़दशा था वो यही था कि अपने अखराजात पूरे करने के लिए हमेशा जो माजी में भी एक तरीक़ाकार रहा है, गोया के टैक्स बढ़ा दिए जाएँ और उसके ज़रिए से रेवन्यू कलेक्शन करके तो मामलात को आगे चलाया जाए, वो डेट सर्विसिंग हो या फिर मुल्क के अंदर जो तरक्याती मनसूबे आपके हों या दीगर जो आपने मामलात चलाने हों, वो इसी तरह पूरे किए जाते थे। लेकिन इस हुकूमत को मेरे ख़्याल में थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अगरचे टैक्स बेस बढ़ाने के वाले से भी अभी तक कोई वाज़ेह चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि नया टैक्स नहीं है, बल्कि पिछले 2 माह से अगर हम कहें कि तो गलत ना होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो एक इजाफा था उसको भी जो आम सारिफ है उसकी तरफ आसान नहीं किया गया। और 2 माह से तो कम अज़ कम ये फ़ैसला नहीं हुआ, अगरचे नेपरा की ये होती थी तजवीज़, सॉरी अपना ओगरा की कि इन कीमतों को में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2 माह से उसको रिजेक्ट किया है। तो मेरे ख़्याल में ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस हुकूमत को इस बात का ज़रूर एहसास है कि पहले ही से आम आदमी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज है, उसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा बोझ
पड़ चुका है और मज़ीद बोझ सहने के काबिल नहीं है। बिजली की कीमतें भी आपके सामने हैं, अगर चाहे IMF प्रोग्राम के अंदर एक कंडीशन है लेकिन अभी उसे भी नो किया जा रहा है और हुकूमत ने फैसला किया है कि इस कंडीशन को नहीं माना जाएगा और IMF के साथ दोबारा रीनेगोशिएट करेंगे और उनको कोशिश करेंगे मनाने लेकिन शिराजी साहब, जो बड़े बड़े इस्लाहात थे, जो हुकूमत वक्त का कहना था, उसके मंशूर में भी यही कहना था कि हम आपको IMF के शिकंजे से छुड़वाएंगे, हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को या तो प्राइवेटाइज़ करेंगे या उसको सही तरह रिफॉर्म करेंगे। जब कहा कि हमने गुर्बत की लकीर को कम से कम करना है, जब कहा कि हम आने वाली नस्लों को मकरूज़ नहीं होने देंगे, तो सर जो सारे बिग टिकट वाले इस्लाहात थे, अब इस हुकूमत को 3 साल तो हो गए हैं और बाकी 2 साल आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर, आप तो इंतखाबात को बहुत देर से देखते आ रहे हैं और सियासी जमातों का भी जो अरूज व ज़वाल है उससे भी बहुत अच्छी तरह वाबस्ता हैं। तो सर आने वाले इंतखाबात से पहले तो आप एक पॉपुलस बजट पास करेंगे जिसमें वैसे भी इस्लाहात और संजीदा किस्म की इस्लाहात की गुंजाइश नहीं होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2023 तक जो आपने एजेंडा सेटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे वो वाला मौका शायद आप खो बैठे हों? और मेरे ख़्याल में हुकूमत की नीयत और उनका एक तरह से स्ट्रेटजी के अंदर तो हमें कोई फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे। गोया कि जो बातें आप कर रहे हैं, इमरान खान चाहते तो ऐसे ही हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए इस मुल्क के अंदर, कोई इकॉनमी के अंदर जो एक तरह से जो खराबियाँ हैं उन खराबियों को दूर किया जाए और इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। लेकिन आपको मालूम है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि छोटे ताजर तबके को जब आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, उनको भी टैक्स नेट पे लाना चाहते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है मुल्क के अंदर, एक मईशत का पहिया रुक जाता है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, गवर्नमेंट एक कदम आगे जाती है तो 2 कदम पीछे हट जाती है। और जो पहली बार नहीं है, इससे पहली हुकूमतों ने भी इसी तरह की कोशिश की लेकिन उनको कामयाबी नहीं हुई। फिर आप देखें कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है कि जो इस वक्त भी सूरत हाल है, इसमें भी जो टैक्स टारगेट्स रखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते लेकिन उनको भी अचीव नहीं किया जाता। कहा जाता है कि FBR की जो मशीनरी है वो या तो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही या उनके अंदर भी करप्शन का एलिमेंट है और वो रादर टैक्स कलेक्शन करने के उल्टा वो ताजरों को फैसिलिटेट करते हैं टैक्स चोरी में। तो मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना है, लेकिन जो पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं असद उनके ऊपर टाइम लगता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल में, 6 माह में या 2 साल के अंदर उनके नतीजे आना शुरू हों, उन पे वक्त लगता है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो 5 साल हुकूमत के होते हैं इसके अंदर एक ऐसे बड़े रिफॉर्म्स लेके आ जाएँ कि जिनके ज़रिए से तमाम जो मईशत के अंदर मौजूद ख़राबियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाए। तो ये टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है और अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और हुकूमत जिस पार्टी की भी आए, लेकिन अगर फैसला कौमी मफाद में एक कर लिया गया है कि हुकूमत ने मईशत को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल में आने वाली कोई भी पार्टी जिसकी भी हुकूमत हो उसे भी इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। यहाँ इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि एक पार्टी की हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो मैं नहीं समझता कि जिन खराबियों के हम बार बार जिक्र करते हैं और हुकूमत को भी मालूम है कि वो कौन सी खराबी हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, तो अगर पॉलिसी के अंदर यकसुई नहीं होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि इन खराबियों को दूर किया जा सकता है। अब रह गई बात जी, वो आप बेशक दुरुस्त फरमा रहे हैं शिराजी साहब, लेकिन चलें, अगर नताइज की आपकी इतनी जल्दी तवक्को नहीं है, आप फिर भी कार्रवाई तो कर सकते हैं, वो पहला कदम तो ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, चाहे आपने तो अपने 2012 के मंशूर में लैंड रिफॉर्म की बात की थी शिराजी साहब कि आप लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आखिरकार एक एग्रेरियन में आपकी और जो आपकी अक्सरियत है अवाम वो रूरल है। जब तक आप कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं लाएंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो आपका ना तो वो जो वियतनाम और जनूबी कोरिया की बार बार आप मिसालें देते हैं, बगैर उस तरह के बुनियादी इस्लाहात किए आप आगे किस तरह बढ़ेंगे? सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, नताइज बाद में नुमाया होंगे, लेकिन आपने क्या वो पहले कदम लिए हैं या एक बार फिर आप एग्जैक्ट वही बूम एंड बस्ट मॉडल कर रहे हैं कि अभी आप अपने अखराजात बढ़ाएंगे, मईशत अभी मुस्तहकम हुई है IMF जाने की वजह से, और एक बार फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान देखने को मिलेगा जब अगली हुकूमत आ जाए? नहीं, मेरा ख्याल में बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 2.25 बरस के अंदर हुकूमत ने ज़्यादा फोकस तो एहतसाब के अमल पे रखा है।
वो एहतसाब का अमल कैसे आगे बढ़ा वो भी आपके सामने, उसके रिजल्ट्स भी, तो हमें कुछ ज़्यादा खातिर खा तसल्ली बख्श नहीं आए। उसमें वो कहते हैं हमने कई अरबों रुपए रिकवर किए हैं। वो अरबों रुपए क्या रिकवर किए, 480 अरब है या 490 अरब रहे हैं। तो इस मुल्क के अंदर अगर सिर्फ इतनी करप्शन हो रही है तो फिर तो मैं हुकूमत वक्त को ये तजवीज़ दूंगा कि इतने पैसों के करप्शन को होने दें, इस इदारे को बंद कर दें, ताकि इतनी ये इसको बेयर किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर से सिर्फ 10 अरब डॉलर की तो हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो फिर मेरा ख्याल में अगर जो 480 अरब रुपए आपने रिकवर किए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कोई तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं है। रह का मामला वो कि जो हुकूमत की तरजीहात एहतसाब था और उसको ले के जैसे तैसे काम हुआ, बाकी सारा वक्त अपोजिशन को मैनेज करने में या उनको एक तरह से ब्लेम करने में गुजरा है। मेरे ख्याल में अब जाके हुकूमत कहीं संजीदा हुई है कि इस मुल्क के अंदर मईशत को ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए, डेवलपमेंट मॉडल को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, डैम्स बनने चाहिए, बाकी चीज़ों के ऊपर देखें ना। अब तीसरे साल में आके, हालांकि डे फर्स्ट को मालूम था जब ये हुकूमत में आए हैं तो उस वक्त भी कहा जाता था कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट तो बना दिया गया है जिसके ज़रिए 970 मेगावाट बिजली तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस बिजली को नेशनल ग्रिड में डालने के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और इस वक्त हुकूमत अब तीसरे बजट में आके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लिए पैसे मुख्तस कर रही है। तो मेरा ख्याल में इससे अंदाज़ा होता है कि आपको बीमारियों का इल्म तो डे फर्स्ट को था, लेकिन आपकी तरजीहात के अंदर पहले कुछ और चीजें थी, ठीक है, आप उनको फोकस करते रहे और इन चीजों को अब आप आखिर में आगे कर रहे हैं। अब ये अगेन इलेक्शन की जरूरियात हैं या आपकी नीयत अच्छी हो गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असद चलें जनाब, क्योंकि आपने जिक्र किया हिज़्ब इख्तिलाफ का, उनका तो अभी भी कहना है कि हम इसको कौमी असम्बली के ज़रिए इस बजट को मंजूर नहीं देंगे, उन पर भी बात करेंगे। और क्या शैडो बजट का अब ज़्यादा किरदार नहीं होना चाहिए जब मईशत भी आपकी इतनी पेचीदा हो और मसाइल भी आपके इतने संजीदा हों। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। बात हो रही थी बजट की और साथ में ऑपोजिशन का ये कहना कि अभी भी ये बजट क्योंकि अवाम दुश्मन बजट है तो उसके ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे, इसको मंजूर नहीं होने देंगे कौमी असम्बली के ज़रिए। ज़रा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा पार्टी लीडरान ने। तय किया है जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्स्ट फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे कि मुल्क में गरीब मर रहा हो, उसको एक वक्त की रोटी ना मिले और ये कहें जनाब के इकॉनमी इम्प्रूव कर ली। इस हुकूमत को बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। वो मुल्क जहां तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी महंगाई का सामना अवाम कर रही हैं, उसी मुल्क का वजीर आजम और वजीर खजाना उठ के मुआशी तरक्की की जो बात करते हैं उसमें ज्यादा नावजन होता है। और हम समझते हैं कि जो भी अपोजिशन के और सियासी जमातें के इख्तिलाफ होंगे वो अपनी जगह, हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली के जो वोट है, इस बजट के खिलाफ जो वोट है, हम लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली दे रही हैं कि इस्तेमाल करे और इस हुकूमत के खिलाफ। अब इसमें कोई शक नहीं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उसी जमात ने एक तारीखी बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए छोड़ा था और इसलिए PTI के लीडरान का कुछ देर यही कहना था कि हमें ये तमाम इक़्तिसादी मसाइल विरासत में मिले हैं। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बात करते हैं महंगाई की और बेरोज़गारी की, तो साथ में ये भी सामने रखना चाहिए कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की जो वबा थी वो भी एक तरह से तारीखी थी और उसका सामना करते हुए हालांकि दुनिया भर में कंट्रैक्शंस देखने को मिली, रिसेशंस देखने को मिली, पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से शरह नमो मुस्बत एक बार फिर हो गई। हालांकि अपने ही हमसाय ममालिक को कोविड-19 से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान देखा। जनाब शराजी साहब, ये इंडिकेटर्स तो हैं जो PTI के फेवर में जाते हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन कहते हैं कि यहाँ तारीखी बेरोज़गारी हुई है, तारीखी गुर्बत, तारीखी महंगाई, तो शायद इसमें भी कोई शक नहीं कि जो आपके बेसिक इंडिकेटर्स हैं
उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि नेगेटिव इंडिकेटर्स हुए, इन तमाम चीज़ों में इजाफा हुआ। और जब तक अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिक कमोडिटी प्राइसेस के मसले को आप हल नहीं कर पाएंगे तो कितनी देर तक आप ये बात कर सकेंगे कि मईशत बहाल हो रही है? नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो जिन इंडिकेटर्स का आपने जिक्र किया, बिलखुसूस गुर्बत, क्या ये पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में नज़र आई है और उससे पहले एक खुशहाली का दौर दौरा था और कोई इस मुल्क के अंदर गरीब नहीं था? हरगिज़ नहीं। ये चीज़ें पिछले 40, 50, 60, 70 बरस से मामला इसी तरह चल रहा था। तो मेरा ख्याल में ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मेरा ख्याल में यहाँ पे जो हमारे यहाँ जज्बाती जो हमारी अवाम है उनको आप अपनी तरफ कायल करने के लिए या हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनका हक़ायक़ से कोई ताल्लुक़ है। फिर जिस तरह आप ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन का काम है वो एक शैडो गवर्नमेंट का होता है, और शैडो गवर्नमेंट ये बताती है कि जो गवर्नमेंट ने एक बजट डॉक्यूमेंट दे के आए हैं, हमारे ख्याल में इस बजट डॉक्यूमेंट के अंदर ये फ्लॉज हैं, और अगर ये इस तरह हो जाए इन फिगर्स के साथ तो फिर हम समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त बदलाव लाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें तो हमें सुनने को नहीं मिली। कल से हम शोर शराबा ज़रूर सुन रहे हैं, ये ज़रूर सुन रहे हैं कि गरीब आदमी मर गया है, उसके ऊपर बोझ बहुत पड़ गया है, उसको 2 वक्त के खाना मुयसर नहीं है। बट ये बातें तो माजी में भी हम सुनते रहे हैं। कोई और जमात कर रही थी जब आप इक़्तिदार में थे, और आप ही के दौर में आपने कौन से टैक्सेस नहीं लगाए इस मुल्क के अंदर? आपने वॉर टैक्स लगाया, नीलम झेलम सरचार्ज आपने लोगों के ऊपर डाला, पीटीवी की फ़ीस की मद में पैसे आपने लोगों पे डाले। क्या क्या टैक्सेस नहीं थे जो उस दौर में अवाम पे डाले गए? और कुछ टैक्सों के बारे में तो कहा गया था कि अगले 6 माह तक हैं, लेकिन वो 6-6 साल तक चलते रहे हैं, वो 10-10 साल तक चलते रहे हैं। नहीं जनाब, तो कोई मुतबादल इक्तिसादी पॉलिसी ऑपोजिशन नहीं ने है, बिल्कुल असद नहीं है मेरे ख्याल में। और बुनियादी तौर पे इनके दौर में भी जो इस वक्त रेशो है टैक्स टू जीडीपी वो यही थी जो आज भी है। फिर ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाते थे, आम आदमी की तरफ पास ऑन करते थे। डायरेक्ट टैक्सेशन से ये भी डरते थे, इनको लगता था कहीं हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे और कहीं हमारे साथ पार्लियामान के अंदर बैठे बिजनेस कम्युनिटी हमसे नाराज हो जाएगी। नहीं, लेकिन डॉलर को शराजी साहब, डॉलर के साथ आर्टिफिशियल पैगिंग करना करेंसी को, वो तो एक मुतबादल पॉलिसी है, वो तो सिर्फ इसाक डार साहब ही कर सकते थे आखिरकार। उसका नतीजा, उसका फायदा भी किसको? आम आदमी को तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना, लेकिन उसका उल्टा नुकसान हुआ कि जब डॉलर अपने रियल प्राइस पे आया है, इस मुल्क के कर्जे 25% बढ़ गए। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि उनकी तनकीद जो है उनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं, शराजी साहब क्या आप इस बात पर तो इत्तेफाक करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाहे इक़्तिदार में हो चाहे अपोजिशन में, तो उनका ये बार बार कहना होता था कि महंगाई तब होती है जब करप्शन होती है, क्योंकि जब करप्शन होती है तो उस वजह से आपके बाकी तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है, और एक बुनियादी, इन दोनों चीज़ों के बीच एक बुनियादी जोड़ है। लेकिन अब जब ख़ुद हुकूमत में आ गए सर, तो कर्ज़े में भी तारीख़ी किस्म का इजाफ़ा हुआ, महंगाई में भी तारीख़ी किस्म का इजाफ़ा हुआ, तो उस हद तक तो अपोजिशन की बात सही है। बेसिक कमोडिटी प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, फूड इन्फ्लेशन में भी इजाफ़ा हुआ। तो आप ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि इस तरह के मसाइल हमेशा से थे और इस मईशत में तो खसूसी तौर पे थे, लेकिन क्या पीटीआई की हुकूमत से ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो मसाइल हैं ये मज़ीद बदतर से बदतर तो ना होते जाएं? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए, और जो उन्होंने एक तरह से क्लेम किए थे या उनकी स्टेटमेंट्स थी उनके साथ ही उनको रहना चाहिए था। लेकिन अगेन इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल ही गलत है। मेरा ख्याल में इस मुल्क के अंदर जहाँ इन्फ्लेशन से जो अफरात ज़र है वो बुनियादी तौर पे जो डे टू डे कमोडिटीज़ की प्राइसेस को ऊपर लेके चलता है, वहीं पे इस मुल्क के अंदर माफियाज़ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। असल इसमें कोई शक नहीं है कि जो होर्डिंग है, जो आड़ती है, जो ताजर तबका है, जो चीज़ों को रोकता है और एक कंट्रोल्ड वे में प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई को रखता है, यकीनी तौर पे वो भी एक आर्टिफिशियल प्राइस का बायस बनता है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, उससे अगर इफेक्टिव कर दिया जाए तो मेरा ख्याल में कुछ हद तक मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 20% तक महंगाई को नीचे लाया जा सकता है कि जो आर्टिफिशियल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से
प्राइसेस ऊपर जाती है। दुनिया भर में ये असूल है। मुख्तसरन शराजी साहब, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्त ज़रा कम हो रहा है, आपके तवील सहाफ़ती तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन क्या बजट को नाकाम कर देगी? मुझे नहीं लगता कि इस बजट को नाकाम किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा कि जॉइंट सेशन के जरिए ये बिल पास हो जाना है और इसके बगैर तो फिर मामला आगे बढ़ते नहीं है ना। फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होगा तो मुल्क आगे कैसे चलता है? वो तो लगता है कि पार्लियामान और हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी जानिब शराजी साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच एक हमख्याल ग्रुप बन गया। आपको तो पता है कि शुगर कार्टेल के भी बुनियादी हकूक़ हैं, शुगर कार्टेल के जो सबसे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनको सर महफूज रखने के लिए बजट भी शायद महफूज हो गई। उस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल में काफ़ी तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं, वो भी मुतमईन हो गए हैं। और लगता ये है कि जो हम सोच रहे थे कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलने जा रहा है और वहाँ का बजट अप्रूव नहीं होगा, लगता है वहाँ पे भी मामला सेटल हो गए हैं। और जो FIA की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि अब जहांगीर तरीन साहब, उनके साहबजादे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में वो जो एक बागियानापन था तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के अंदर, वो काफ़ी हद तक अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक, इसी पर वक्फा लेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। बात अगर करें बैनुल-अक़वामी सतह पर और कुछ बैनुल-अक़वामी माली अदारों के मुतालिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का पाकिस्तान में जो किरदार रहा है बहुत देर से मुतनाज़िया रहा है। और इस पर सवाल ये भी हमेशा से उठता है कि अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने इस बात को भरपूर तवज्जो दी कि कभी एक बार फिर हंगामी सूरत हाल के वक्त IMF के पास ना जाया जाए, अपनी ही इक़्तिसादी बुनियादों को इतना मजबूत और सबसे ज़रूरी बात, सबसे अहम बात, ख़ुद मुख्तार किया जाए, क्या पाकिस्तान उनके तजर्बे से कुछ सीख सकती है कि नहीं? ज़रा शौकत तरीन साहब की भी बात सुन लेते हैं और फिर बात करेंगे जो PTI का एक IMF नैरेटिव रहा है, जिस वजह से पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन उसको PTIMF कहते हैं। ज़रा सुन लेते हैं। IMF के से हम निकले नहीं हैं, हमने उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है और अगर ये जुलाई वाला जो है 6th रिव्यू अभी नहीं हुआ तो ये जो सितंबर तक जो है हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। हमारा ये है कि ये देखें, आप जो सस्टेनेबिलिटी के लिए दो हमें बातें कर रहे हैं, एक टैरिफ बढ़ा दें और दूसरा पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा दें। हमारे ख्याल में ये प्रोग्रेसिव तरीका नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अब से लेके जून नेक्स्ट ईयर तक है, तो वी विल बी ऑन ट्रैक एंड वी विल रिसीव द मनी विच दे विल बी गिविंग अस, ये हमने डाला हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे पास और भी एवेन्यूज हैं इस वक्त। हमारा ख्याल है कि ये सैंक्शन जैसे ही ये ईरान से जो लिफ्ट होंगी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ये प्राइसेस यहाँ नहीं रहेंगी, ये नीचे आएंगी। हमारी सऊदी अरेबिया से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है डिफर्ड टैक्स के ऊपर ऑयल की, वो हम फिर पास करेंगे और वो जो है ये इसको इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। अब साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो खसूसी मुआवन है, वज़ीर आज़म के जो खसूसी मुआवन हैं ख़जाना के वकार मसूद साहब, उन्होंने भी यही कहा कि IMF के शराइत पर शायद इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, नतीजे को सामने रखना चाहिए। अगर नताइज मीट हो रहे हैं तो इस तरह की कड़ी शराइत से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। जनाब शराजी साहब, ये जो एक साथ में एक हिंट भी कराया गया है कि अभी भी कुछ मुतबादिल हैं, आपको सर माजी के जो तल्ख तजर्बे अच्छी तरह याद हैं, असद उमर साहब क्या कुछ कहा करते थे, इमरान खान साहब क्या कुछ कहा करते थे कि IMF के पास जाना शायद एंड मोमेंट तक हमें ना जाना पड़े, जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन आखिरकार ना सिर्फ IMF जाना पड़ा, लेकिन पीपल्स पार्टी के वही अशखास, चाहे अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे हफीज़ शेख साहब हों, जो कि पहले IMF के साथ डील करते थे, उनको यू हैड टू प्रेस देम इनटू सर्विस। किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में एक तो असद इस मुल्क के अंदर जो एक इम्प्रेशन आम सा है कि IMF को एक बहुत खौफनाक इदारा है और वो आपके मुल्क की मैशत नहीं है तो शराजी साहब है,
दुनिया के अंदर कई ममालिक की एग्जांपल्स मौजूद है सर, जो IMF प्रोग्राम में गए, उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी मईशतों को दुरुस्त किया। मैं 2-3 चीज़ें बात करता हूँ IMF। ठीक है, अगर IMF आपको कहता है कि आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, लोगों से टैक्स के उसका जो GDP रेशियो उसको बेहतर करें, मेरा ख्याल में गलत नहीं कहता। अगर IMF आपसे ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन करें आप वो इदारे के जो मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ बढ़े, अरबों रुपए आप उनको इंजेक्ट करते हैं, वो स्टील मिल्स हो, वो PIE हो या दीगर इस तरह के और इदारे हों, उनको फ़रोख्त करें, उनसे जान छुड़ाएं। हुकूमतों का काम इदारे चलाना नहीं, आपका काम रियासत चलाना है, वो काम करें, गलत नहीं कहता। अगर आप IMF आपको ये कहता है कि आप जो दीगर आपके जो एरियाज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ के हों या आपके इसका अपना बिजली के एक सेक्टर हो, उसे दुरुस्त करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम आपको करने चाहिए, अगर वो कहता है तो मेरे ख्याल में गलत नहीं कहता। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमें एक अच्छी गाइडलाइंस मिल रही हैं, जहाँ हमें अच्छी एडवाइस मिल रही है, हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उन एरियाज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए। रह के मामला ये है कि शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास अल्टरनेट्स भी हैं। मेरे ख्याल में जब जब भी आप अल्टरनेट्स की तरफ जाते हैं तो उनके साथ कुछ शराइत जुड़ी होती हैं। इससे पहले भी जब आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई इक़्तिदार में और आपके अकाउंट्स के अंदर कुछ 6-7 अरब डॉलर रखे गए तो उसके साथ कंडीशंस थी। आपको याद होगा कि आपके वज़ीर आज़म जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करने गए और वहाँ से एक प्रोग्राम लेके आए, एक आइडिया लेके आए, एक मनसूबा लेके आए कि अब मलेशिया जाएंगे और वहाँ जाके एक नई तंजीम को वजूद में लाया जाएगा जो मुस्लिम ममालिक के इशूज़ को एड्रेस करेगी। फिर क्या हुआ कि जिस दिन आपने जाना था मलेशिया, उसी दिन शायद आपको कॉल आई और आपको फिर बजाय मलेशिया जाने के आपको सऊदी अरब जाना पड़ा और वो सारी की सारी जो आपकी एक कैंपेन थी वो कहीं ठप होकर रह गई। और इसी तरह आपके दीगर जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं उनमें उनको भी आपको बड़ा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल में इस वक्त अगर डिफर्ड पेमेंट की आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब से आपको तेल मिलेगा, तो वो ऐसे नहीं मिलेगा, उनके साथ कोई कंडीशंस होंगी। फिर आपको फॉरेन पॉलिसी के मामलात के अंदर मुश्किलात देखने को मिलेंगी, कुछ आपको नापसंदीदा फैसले करने पड़ेंगे, तब आपको जाके इस तरह की रियायतें मिलती हैं। तो मेरा ख्याल में इस तरह की तो ऑप्शंस में जाने से पहले 100 बार हुकूमत को सोचना चाहिए। उससे तो बेहतर है कि अवाम को कहें कि आप कड़वा घूंट भरें, कुछ और आप मुश्किलात का सामना करें। लेकिन मेरा ख्याल में जो नेशनल इशूज़ हैं उनके ऊपर हुकूमत वक्त को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, फैसले मुल्क के मफाद में होने चाहिए। मैं शराजी साहब आपकी तमाम बातों से सर इत्तफाक करूँगा। बस एक छोटी सी बात कि IMF एक खौफनाक अदारा नहीं है, उससे सर बस हल्का सा इख्तलाफ है। बेतहाशा खौफनाक अदारा है। जो भी उसने कुछ किया आप देख लें, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अर्जेंटीना में, सबसे पहले ये कहते हैं डीरेगुलेशन करें, फिर ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करें, फिर ये कहते हैं आलमी सतह पे एक आप मीशत बनने की कोशिश करें। ना तो ज़मान मकान इख्वान को उन्होंने देखा, अपनी ही जो पॉलिसी है आप पर वो नाफिज करते हैं। जब तक आप तबाह बर्बाद और मकरूज़ नहीं होते और एक बार फिर उनके पास नहीं जाते किसी ड्रग एडिक्ट की तरह, तो वो आपको छोड़ते नहीं हैं। सर इनसे हमें निजात हासिल करनी होगी। पिछले 2 दहाइयों से हमने निजात हासिल नहीं की नियो लिबरल प्रोग्राम से, लेकिन जो अच्छी तजावीज़ है उनको तो जरूर अच्छी तजावीज़ हैं उन पर बिल्कुल अमल दरामद करना चाहिए। टैक्स बेस को वसी करें, ज़िम्मेदार होना चाहिए आपको, वो जो उन पर बिल्कुल आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी नज़रिया है IMF के पीछे और इस तरह के बैन अल-अक़वामी माली अदारों के पीछे, वो पूरी तौर पर नाकाम हो गया है। पाकिस्तान को जो अपनी इक़्तिसादी एक जगह है और दुनिया में एक इक़्तिसादी जगह है, उसको अपनाना होगा। एंड फॉर दैट सर आपको शायद प्रो IMF टेक्नोक्रेट से हट के उन लोगों की तरफ देखना होगा जो कि असल में बुनियादी इस्लाहात करना चाहेंगे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा सरकारी मुलाजिम भी नाखुश हैं इस बजट से। उनका कहना यह है कि जो 10% तनख्वाह में इजाफा किया है वो नाकाफ़ी है और उसी वजह से इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज किया। अब इस तरह की क्रिटिसिज्म और इस तरह का एहतजाज कितना ज़्यादा तामीरी था उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं सरकारी मुलाजिम का कहना क्या था। मुतालिबा करते हैं कि हमें सड़कों पर मजीद मजबूर नहीं किया जाए।
और हमारे मुतालिबात फिर फौरन तस्लीम किया जाए। चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में भी 25% इजाफे को शामिल करते हुए फिर फौर इस बजट में 2016, 17, 18 के रिलीफ को बुनियादी पे तनख्वाह में जम करते हुए स्केल रिवाइज किए जाएं। आपने पहले बजट में सिर्फ और सिर्फ 10% इजाफा किया, अगले साल आपने 0 कोई इजाफा नहीं, और इस साल फिर से सिर्फ 10%। जब आपका महंगाई तारीखी सतह, जब आपका गुर्बत तारीखी सतह, जब आपका बेरोजगारी तारीखी सतह पे, जब पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक चल रहा है, तो सबसे पहले काम यह होना चाहिए था कि आप मैक्सिमम जितना भी हो सकता था आप इजाफा कर देते। अब ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में 30% इजाफा कर देते, कम अज कम कि 3 साल हो चुके हैं तो हम 30% कर देते हैं। शराजी साहब, काफ़ी सिंपल बाइनरी है सर। हुकूमत वक्त ने 10% इजाफा किया, सरकारी मुलाजमान का कहना है कि आप 25% इजाफा करें, और अपोजिशन का कहना है कि आप 30% इजाफा करें। तो 10, 25 एंड 30 सर। लेकिन जो सवाल उठता है वो यही है कि जब भी हुकूमत वक्त इस तरह की कोई पॉलिसी निकालती है तो आपने देखा होगा एहतजाज ज़रूर होते हैं। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि असातिज़ा पार्ट टाइम पे आ जाएं, ताकि कोई तो हायरिंग फायरिंग कोई उस तरह की पॉलिसी आए तो जो आपके तमाम टीचर थे वो बाहर आ गए। उसके बाद जब शफकत महमूद साहब ने पॉलिसी निकाली शागिर्द के मुतालिक, तो आपके स्टूडेंट्स ने भरपूर एहतजाज किया कि हमें इम्तहान नहीं देने। अब आपने देखा सरकारी मुलाजिम भी कह रहे हैं कि 25% का इजाफा होना चाहिए, 10% का नहीं। तो मुझे आपकी पिछली बात याद आती है कि हुकूमत वक्त चाहे जो भी करे उसके ख़िलाफ़ जो एक किस्म का एक तासुर है वो वाज़े हो जाता है एहतजाज की शक्ल में और इस तरह की व्हील जैम की शक्ल में। इस हवाले से क्या करना चाहिए सर? डज़ द पीपल्स पार्टी चेयरपर्सन हैव अ पॉइंट? बेरोज़गारी बढ़ रही है और 30% होना चाहिए था। मेरा ख्याल में एक तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लीडर ये बात फरमा रहे हैं कि जिनकी एक सूबे में हुकूमत है। तो मेरा ख्याल में हम उम्मीद रखते हैं कि चंद रोज़ बाद जब सिंध का बजट अनाउंस होगा तो जिस तरह बिलाल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाह में कम अज़ कम 30% इजाफा होना चाहिए, तो हम उम्मीद रखते हैं कि कम अज़ कम सिंध के जो सूबाई मुलाजमीन हैं और सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में कहीं 30% इजाफा देखने को मिलेगा। और दूसरा रह के मामला कि जो आज सरापा एहतजाज है मुलाजमीन, ये जो एडहॉक रिलीफ का कॉन्सेप्ट है ये भी नून लीग की हुकूमत लेके आई थी। मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा होता रहा। तो बेसिक पे में जब तक इजाफा नहीं होता तो जाहिर सी बात है मुलाजमीन को ना तो सही तरीके से फ़ायदा हो पाता है तनख्वाहों में और ना ही फिर उनकी पेंशन के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल में होना चाहिए। इस हुकूमत से जो गलती हुई है कि जब इन्हें एहसास था कि आते इन्होंने इस तरह के मुय्यज़ लिए जिसके ज़रिए से इन्फ्लेशन ऊपर गया, तो पहले साल में तनख्वाहों में बिल्कुल इजाफा नहीं किया और बाद में फिर सेकंड थॉट लेना पड़ा। जब लोग सड़कों पे आए तो 25% अगेन एडहॉक रिलीफ दिया गया। तो ये मेरा ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि जब हुकूमत वक्त को इस बात का एहसास है कि उनके मुख्तलिफ इक़दामात के नतीजे में इन्फ्लेशन ऊपर गया है तो फिर उस हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा भी होना चाहिए। गरीब आदमी के पास और तो कोई ज़राए नहीं है अपने घर को चलाने के लिए, तो ये ज़रूरी है। इसको कैसे पूरा करना है? बड़े लोगों से टैक्स हम बार बार असद यही बात करते हैं ना कि आपके पास नादरा का डाटा पड़ा है, आप खुद क्लेम करते थे कि हमने 7 लाख टैक्स एवेडर पकड़ लिए, भाई उनको पकड़ें। आज भी तकरीर में आप ये फरमा रहे हैं कि हम बड़े लोगों से कहेंगे कि वो टैक्स दें, भाई कहने से कौन नहीं देता, आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये जो आप सेल्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं कि 80,000 आप बनाएंगे और आप लाएंगे टैक्स नेट में दीगर बिजनेस कम्युनिटी को, ये काम डे फर्स्ट से करते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है कि ये तरीका बेहतरीन है जिसके ज़रिए से आप जो टैक्स का बेस उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगेन अनाउंसमेंट आती है, अमल नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा कोई अनाउंसमेंट आई है तो उसके बाद जुलाई से उस पर अमल भी होगा, नहीं तो यही सूरत हाल होगी अगले बजट में भी हम बैठे होंगे और इसी तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगी। और फिर हम यही कहते रहेंगे कि जी स्टेटमेंट बराए स्टेटमेंट तो आ रही है बट उसके अंदर आवाम के लिए दवा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।